क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 4 मार्च का जो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आज दोपहर में एक वीडियो आएगा जिसमें कि आपको सारे पेड ग्रुप जो भी चालू होने वाले हैं, अभी 2 एग्ज़ाम पे फोकस हम कर रहे हैं, पार्शियली यूपीएससी पर और फुली यूपीपीएससी पर। ठीक, तो इससे संबंधित क्या प्रोग्राम है, क्या क्या कौन सा आपके लिए सूटेबल है, वो सारी जानकारी आज जो है आपको शाम तक मिल जाएगी वीडियो में। ठीक, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और जो आपको सूटेबल लगता है वो वाला आप जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे हमारे ऑलरेडी फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। उसमें पेड ग्रुप आने की वजह से रुकावट नहीं होगी कहीं पे भी। पेड ग्रुप में बिल्कुल और ऊपर से, ठीक है ना, ज़्यादा जो है बच्चों के साथ में जो हमारे साथ जुड़ेंगे मेंबर्स, उनका सिलेक्शन बिल्कुल मतलब पर्सनली जुड़ के गाइडेंस करते हुए एक कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहेगी, तो वो अलग है। लेकिन जो फ्री वाले चल रहा है वो भी चलेगा। अगर कोई नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है या नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फ्री वाला ही जो देखते रहिए। थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी लेकिन आप कर लोगे। मेहनत करने वाले के लिए तो कोई भी वैसे भी रोक नहीं सकता है। ठीक, तो ये चीज़ है। और पेड ग्रुप जो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मेहनत, जो मेहनती नहीं है जो भी है, बस मेन चीज़ ये है कि उनके लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा रिलेवेंट और ज़्यादा फोकस के साथ में उनकी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इस फॉर्म जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। देखिए, रुड़की जो एक जगह है वहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव हुआ 2022 का। ठीक, वाटर कॉन्क्लेव हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है कि भाई साहब वाटर सुरक्षा, यानी कि वाटर को कैसे हम लोग इंश्योर करें कि सबके पास पीने का पानी हो, साफ वाटर पहुँचे, कैसे इसका जो है संरक्षण करें, कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आईआईटी रुड़की के साथ में मिलकर जो यूनियन मिनिस्टर हमारे जल शक्ति के हैं, उन्होंने 2nd एडिशन अभी रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का 2022 का किया। बस सिंपल सी बात है, 2 से 4 मार्च ये चलने वाला है और इसमें आईआईटी रुड़की पार्ट ले रहा है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ले रहा है पार्ट। ये कहाँ पे स्थित है ये बताइएगा। इसकी थीम याद रख लीजिए, थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, जल सुरक्षा सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वही है, वाटर सिक्योरिटी कैसे करें, मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे वाटर रिसोर्स का किया जाए, ये सब, ताकि जो है सामाजिक विकास हो सके, ये सारी चीज़ें इसमें बताएगी। ठीक, सिंपल सा टॉपिक है। थीम याद रखिए, कौन से मंत्रालय है, कौन कौन इन्वॉल्व है, आईआईटी रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है। ठीक, our next topic is from General Studies Paper 2 International Relations Millennium Challenge Corporation। कॉरपोरेशन है ये, ठीक है ना। तो ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, इसके नाम से नहीं पता चल रहा है कि है क्या चीज़। ठीक, आगे क्या है, नेपाल कॉम्पैक्ट। अब एक चीज़ समझना, ये जो एमसीसी है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये एक स्वतंत्र द्विपक्षीय फॉरेन एड एजेंसी है यूएस कांग्रेस की। यूएस की जो पार्लियामेंट है उसकी एक स्वतंत्र, ठीक, बायलैटरल फॉरेन एड एजेंसी है। 2004 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब इसके नाम से चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यूएसए का है और ये नेपाल में निवेश करना चाहता है। ठीक, लेकिन नेपाल ने कुछ शर्तें रखी है भाई साहब। क्यों? क्योंकि नेपाल, आपको पता है कि नेपाल जो है एक बफर स्टेट है इंडिया के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया जब से इंडिया ने पीछे इकोनॉमिक आर्थिक ब्लॉकेट किया था। तो जो है, और वहाँ पे ऑयली नाम के एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टिल्ट हो गए थे चाइना की तरफ, अभी भी हैं। चाइना बहुत ज़्यादा वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप भी कर रहा है। खैर, लेकिन नेपाल को पैसे की ज़रूरत तो है ही है। तो नेपाल ने एमसीसी को हाँ बोल दिया, लेकिन शर्त ये है, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी सैन्य सुरक्षा सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक, यूएस की स्ट्रेटजी जो इंडो पैसिफिक वाली चल रही, उससे भी कोई लेना देना नहीं होगा। ये जो हमारा निवेश हमारे यहाँ कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा होता तो नेपाल फ्री होगा कि वो इस जो हमारा जो कॉम्पैक्ट हुआ है उससे बाहर निकल आए। ठीक, 2017 में ये चीज़ें हुई थी पहले, लेकिन फिर काफ़ी इसका जो है विरोध हुआ। नेपाल की संप्रभुता पे भी सवाल उठा कि यूएसए आ जाएगा, नेपाल को खा जाएगा, वही सारी बातें हैं।
ठीक, तो $500 बिलियन इनको मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है। ग्रांट, इट्स नॉट अ लोन, ध्यान रखना, इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो। ग्रांट है यानी कि इसमें पैसा उनको वापस नहीं करना है, पूरा पूरा 500 मिलियन जो है खपेगा नेपाल में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये टसल जो है यूएसए की बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया, यूएसए, चाइना, चाइना और इंडिया के भी अच्छे रिश्ते नहीं है। और ऑयली जो प्रधानमंत्री बने हैं जब से 15 में, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट 4 एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे ऊर्जा, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना, पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन। इससे संबंधित मैंने आप लोग को एक और ऑपरेशन भी कल पढ़ाया था कि ऑपरेशन इवैक्यूएट करने के लिए, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत ने भी काफ़ी काम किया था। वो ऑपरेशन क्या था, ठीक, बताइए। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, सब्सटेंशली इंक्रीज हो गया चाइना का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वर्डिंग काफ़ी कठिन है, मिलेनियम को चैलेंज कॉर्पोरेशन, जिससे कि पता नहीं चलता है क्या चीज़ है, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ। देखिए, एक स्कीम है जिसका नाम बड़ा ही अच्छा है, PMBJP, ये नाम है, ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री और भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक, फुल फॉर्म ये है। तो सेकेंड डे अभी था, जन औषधि दिवस मनाए जा रहे हैं भाई साहब, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है जन औषधि से संबंधित जो है बढ़ावा देने के लिए कई सारे जो है कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ठीक, पहले जन औषधि क्या है ये समझ लेते हैं। जन औषधि ऐसी औषधि है जो सिमिलर फॉर्मुलेशन की ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, ठीक, यानी क्वालिटी सेम है बाकी महंगी दवाइयों से, लेकिन ये सस्ती हैं, एफोर्डेबल है, आपको जो सबके पहुंच में भी है। ठीक है ना, तो ये इसलिए जन के लिए औषधि है ये। आप अगर किसी कंपनी में जाओ जो मतलब, तो ये मतलब और भी प्राइवेट कंपनियां तो काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बनाते हैं, उनका प्रॉफिट मॉडल होता है। लेकिन ये जन औषधि वाली जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई गई। ये इसकी क्वालिटी तो सेम रहेगी भाई साहब, ठीक, लेकिन पैसे इसके कम होंगे और ये जन जन में एक्सेस से पहुंच भी इसकी हुई, क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे होता है और इसके कई सारे केंद्र भी अलग अलग खोले गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वही हैं ये। तो भारत ने इसको प्रोत्साहन करने के लिए एक जो है योजना चलाई है, PMBJP। दूसरा दिन है और उसमें कैंपेन अब क्या कर रहे हैं, 1 हफ्ता जो चल रहा है 1 से 7 तारीख तक का, मार्च का, इसमें भाई साहब ये चलाएंगे, ये रथ चला रहे हैं, मोबाइल वैन चला रहे हैं, जन औषधि ई-रिक्शा चल रहा है दिल्ली में। ये जाएगा अलग अलग जगह को, कहेगा भैया क्यों खरीद रहे हो, सेम जो है कंपनी। अच्छा, डॉक्टर भी प्राइवेट कंपनियों के ही लिखता है दवाइयाँ, क्यों? क्योंकि उसको उसके MR जो है वहाँ पे आके, अरे सर जर्मनी का टूर ले लीजिए, अरे सर यहाँ घुमाएंगे, गोवा घूम लीजिए, ये चक्कर में, वो टूर के चक्कर में उन्हीं दवाइयाँ लिखने लगता है। वहीं दवाइयाँ बहुत सस्ते दामों में जन औषधि केंद्र में मिल सकते हैं और पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी गुणवत्ता सेम होती है। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस हाँ, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक बता दिखाती हैं अपनी प्राइसिंग में कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है, तो इसलिए हमारे दाम उसको हमें भरपाई करनी है, कंपनसेट करना है, ऑफसेट करना है, इसलिए हमारे पैसे ज़्यादा है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें हैं। जन औषधि दिवस जो 1 से 7 मार्च चल रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम के अंतर्गत क्वालिटी वहीं सस्ते में मिल रही है। और अच्छा, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री भी ध्यान रख लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कार्यक्रम नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। ध्यान रखना, जन औषधि केंद्र पे जाके आप लोग जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है ये थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है। क्यों? जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, तो उनसे संबंधित जो रूल्स होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, उसमें कुछ संशोधन किया केंद्र ने, यूनियन ने, और ये कहा कि ये जितने भी IPS, IAS और IFOS हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, यानी कि IPS, IAS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, समझना। ठीक, तो ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 312 में। ठीक, तो और इससे संबंधित मान लीजिए कोई और नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव पहले आएगा, लोकसभा में नहीं आ सकता, ये भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर केंद्र ने कुछ संशोधन किया था इन रूल्स में और कहा था कि भाई साहब, अगर IPS, IAS, IFOS को हमें सेंट्रल डेपुटेशन यानी कि केंद्र पे लाना है, बात काम करने के लिए बुलाएं हम,
तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, स्टेट रोक नहीं सकता है। ठीक, कुछ इसी तरीके की चीज इन्होंने अब क्या करी है कि कई सारे जो आपके डीआईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जो है, ठीक, देखिए कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो है आपका एक पैनल इम्पैनल्ड किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ में। ठीक, ये कौन करता है? ये करता है आपका पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। मान लीजिए कोई आईपीएस लेवल का बंदा है, ठीक, उसके जब 14 साल हो जाते हैं उसके मतलब काम करते हुए, वर्क उसका मिनिमम एक्सपीरियंस 14 साल का हो जाता है, तो उसको सेंटर पे डिप्यूट किया जा सकता है। ठीक, लेकिन उससे पहले पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होता है, वो उसको इम्पैनल करता है। ठीक, पीईबी ये इम्पैनल करेगा कि भैया ये डीआईजी के तरह जो है ये जा सकते हैं सेंटर पे। अभी सेंटर ने क्या कहा है कि भैया ये पीईबी हटो यहां से, ये 14 साल हटो, कुछ नहीं, जो भी आईपीएस के लेवल का बंदा है इसको हम डायरेक्टली सेंटर पे काम करने के लिए बुला सकते हैं, केंद्र के लेवल पे सेंट्रल डिप्यूट कर सकते हैं। इसके लिए ये एम्पैनलमेंट डीआईजी ये सब होने की जरूरत नहीं है। अब इस पे भाई साहब फिर से स्टेट को जो है थोड़ी बहुत, ये फेडरलिज्म के लिए वो भी है कि भाई साहब केंद्र का जो है हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्यों किया है, ये केंद्र का ये कहना है कि भाई साहब हमारे यहाँ जो CAPF की जो वैकेंसीज और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए हम जो डीआईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको केंद्र में डिप्यूट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, बस ये ध्यान रखना कि इसको फेडरलिज्म वाले में, संघवाद वाले में पूछ सकता है क्वेश्चंस। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है, कौन से आर्टिकल में, ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन में आपको मैंने पहले बता दी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब एंड थर्मोबैरिक वेपन, ठीक है ना, इसका काफ़ी पीछे जो है लोगों ने 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतना जानने के लिए। मेन चीज़ें जो है वो समझा देता हूँ। देखिए, संदर्भ ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही लड़ाई। यूक्रेन ने बोला है कि रशिया ने क्लस्टर बॉम्ब और थर्मोबैरिक वेपन का उपयोग किया, तो इतना बड़ा हल्ला क्यों है? हल्ला ये इसलिए है कि क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है कि रशिया हमला कर रहा है, तो कोई भी कंट्री हमला करता है तो वो सिविलियंस को ये बचता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज आता है, एक नरसंहार की वाली सिचुएशन रहती है, तो सिविलियंस से बचता है कि सिविलियंस वाले एरियाज को हम नहीं टारगेट करेंगे। लेकिन क्लस्टर बॉम्ब में क्या है भाई साहब, इसमें जो है आपका ऊपर से फेंका जाएगा, हवाई जहाज आया, इसने ड्रॉप किया ये यहाँ पे जाके, और इस तरीके से बिल्कुल फुलझड़ी तरीके से बिना किसी प्रेसिजन के कहीं पे भी गिरता है। ठीक, तो ये क्लस्टर बॉम्ब का तरीका है, और ये इसकी वजह से ये कहीं पे भी गिरता है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करने की कोशिश करता है। तो और इस ये वो नहीं करता है, प्रेसिजन में कम है, तो सिविलियन है, कौन है, कुछ भी है, तो इसलिए जो है इसको मनाही किया जाता है। तो क्लस्टर बॉम्ब ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है? थर्मोबैरिक बॉम्ब। थर्मोबैरिक बॉम्ब ये होता है भाई साहब कि ये ऑक्सीजन का उपयोग करता है। आपको वैसे बता दूं कि फॉर योर एग्जाम्पल कि कई बार जब आग लगती है ना कहीं पे, मान लीजिए कहीं आग लगी हुई, तो फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम में, ये आप लोग ने पढ़ा होगा शायद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, ये भी चीज़ होती है कि आग को जलने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। पीछे की साइंस इसकी ये है। ठीक, तो कई बार ये होता है कि आग को बुझाने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे एक धमाका करते हैं, डायनामाइट फोड़ते हैं। ठीक, जिसमें कि ये सब शार्पनल और ये सब कील वील तो नहीं होती है ताकि नुकसान इधर उधर ना हो, लेकिन वो क्या होता है कि पूरी ऑक्सीजन को खा जाता है वहां की, और आग वहां पर रुक जाती है जलना। ठीक, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि ये बॉम्ब जो है छोड़ा जाता है, और ये धरती से ऊपर ही फटेगा, लेकिन ये पूरी जो आसपास की भाई साहब ऑक्सीजन होती है, ठीक, उसको खा जाता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो लोगों की बॉडी वो वेपोराइज हो जाती है, वेपर में तुरंत जो है तब्दील हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गए। तो ये दोनों ही बॉम्ब जो है, हेग नाम से एक कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत इसकी मनाही है इनको यूज़ करने की, सिविलियन पीपल पॉपुलेशन क्योंकि इसमें चपेट में आ जाती है, और जो यूज़ कर रहा है उसको मतलब एक तरीके से बस वो ये मतलब उसका ये नहीं कि आर्मी के डिफेंस सोल्जर से लड़ाई करनी, नहीं, उसका ये है कि बस पूरी तरीके से जो है पूरा क्लीन अप कर दो। ठीक, तो हेग कन्वेंशन, मैंने कल आप लोग से जो हमारा एक चैनल है करंट अफेयर से संबंधित MCQ क्विज वाला भी, उस पर मैंने एक हेग कन्वेंशन और भी पूछा था, लेकिन वो था कल्चरल जो हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में,
वो यूनेस्को का, इसलिए मैंने उसके आगे जो है 1954 लिखा था। ये भी हेग कन्वेंशन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 1899 और 1907 वाला, जिसमें कि वैक्यूम बॉम्ब, ये थर्मोबैरिक वेपन को वैक्यूम बॉम्ब भी बोलते हैं, ये प्रोहिबिटेड हैं। ठीक। अच्छा एक चीज समझ लीजिएगा, एक चीज समझ लीजिएगा, जो क्लस्टर बॉम्ब है वो तो प्रोहिबिटेड है, लॉ बना हुआ है भाई साहब जिसमें प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन वैक्यूम बॉम्ब या फिर थर्मोबैरिक बॉम्ब किसी लॉ के अंतर्गत प्रोहिबिटेड स्पेसिफिकली निर्दिष्ट रूप से नहीं है। लेकिन अगर इसका उपयोग सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर होता है तो हेग कन्वेंशन, जो कि सिविलियन स्कूल एरिया, जो बिल्टअप एरिया, हॉस्पिटल, सिविलियन के ऊपर उपयोग होता है, तो हेग कन्वेंशन के अंतर्गत जो है इनको रोका जा सकता है इस तरीके को। ठीक। और क्लस्टर म्यूनिशन या फिर क्लस्टर युद्ध सामग्री जो है वो, उसका एक कन्वेंशन अलग से भाई साहब 2008 में आया था, जिसमें यही है कि एक बम है, उसके अंदर जो है कई सारे बम निकले और कहीं भी फट गए जाके, तो उसको क्लस्टर बॉम्ब कहते हैं। चलिए इसका एक पिक्चर जो मैंने डाली उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्लस्टर म्यूनिशन है, 95125 क्लस्टर वॉरहेड इसको बोला जा रहा है। ठीक। इसका देखो होता क्या है, ये मेन मिसाइल यहाँ से ऐसे गई, ये यहाँ फटी और यहाँ से कई सारे और निकले इसमें से। ठीक है ना। तो इससे जो है शार्पनर, लीथल स्प्रे, कई तरीके हुआ, कहीं पे भी किसी को मार रहा है। तो ये मतलब एक तरीके दिखाता है कि कितनी दुर्दांत तरीके से किसी को जो है किया जा रहा है, बनाया जा रहा है निशाना। ठीक। तोचका बैलिस्टिक मिसाइल, तोचका बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग हुआ है, ध्यान रखना, 9N125। ठीक। तो ये जो है थर्मोबैरिक हो गया। अच्छा अगला जो है, कई लोग कहते हैं कि भैया क्विज कराइए, तो हमने गवर्नमेंट से बात करी मजाक कर रहा हूँ। देखिए, सबका विकास महाक्विज, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक। माईगॉव, quiz.mygov.in, मैं चाहता हूं सभी लोग इसको जरूर इस पे जाएं और क्विज को जो है करें, पढ़ के करें। क्यों? क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को जो है जागरूक बनाने का एक नया तरीका है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें आप जाओगे, 14 एपिसोड हैं, क्विज कराया जाएगा, सबका विकास महाक्विज मेरे नाम से रखा गया है, 1 मार्च से चालू हो रहा है। तो इसमें आप क्विज अगर अच्छे से जो है अटेम्प्ट करते हुए उसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो हर वीक 1000 लोगों को जो है 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इट्स रियल मनी। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। हिंदी, इंग्लिश और कई सारी अदर मेजर लैंग्वेजेस में भी इसको जो है रखा जा रहा है। इसमें वही है कि गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव के बारे में आपको जानना चाहिए, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है। तो क्यों ना हम इसको भी करें, क्विज है यार, करो ना। ठीक। जब चीज़ें मिल रही हैं सामने हैं तो जरूर करिए, इसका उपयोग करिए। इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 700 सेकंड में ये करने होंगे। ठीक। 60 से डिवाइड कर लो, कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट हैं, करीबन 12 मिनट आप लोग को मिलेंगे, इसको कर लेना। अच्छा, अब इसमें पेपर भी इन्होंने आउट कर दिया है, क्या बात है। पहला जो क्विज है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। कितनी बार मैंने इसको पढ़ा रखा है करंट अफेयर में ही। ठीक। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करो PMGKAY या फिर गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको मिल जाएगा। वहां से आप जाके सीधे वीडियो भी देख सकते हो। ठीक। तो ये प्रो पुअर पैकेज है, जिससे कि कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शंस हुए हैं और गरीबों को जो परेशानियां हुई हैं उसके चैलेंजेस को रिड्यूस करने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना, फूड से संबंधित जो है योजना रखी गई। पहला क्विज इसी से है, जरूर जाइए quiz.mygov.in पर आप इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक। जय जवाहरत करके बस 2000 रुपए जीतो यार। ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित, सामर्थ रामदास। ठीक। सामर्थ रामदास, ये देखिए इनकी पिक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक कमेंट किया कि भाई साहब छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो सामर्थ रामदास जी थे। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, वी आर नॉट तुच्चे न्यूज़ चैनल। तो यहाँ पर क्या है कि सामर्थ रामदास जो हैं उनकी जो ईयर थे जब वो मतलब जीवित थे, तो 1608 से लेकर 1681। तो ये समकालीन है उसी टाइम पे जब छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है। और इनको संत रामदास या फिर रामदास स्वामी, सिंपली रामदास भी कहा जाता है। ये इंडियन मराठी हिंदू सेंट, फिलोसफर, पोएट, राइटर, स्पिरिचुअल मास्टर बहुत सारे थे। ये राम और हनुमान जी के जो है भक्त थे। ठीक। और ये मतलब सोसाइटी में, समाज में आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करना चाहते थे। अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी को करना चाहते थे। वरकारी संत भी होते हैं कुछ, लेकिन उनसे रामदास जी थोड़े अलग थे। ठीक। इन्होंने जो सामर्थ सेक्ट चालू किया,
जिसमें कि आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित तो करना चाहते थे, लेकिन वरकारी से अलग इसलिए थे क्योंकि ये शांतिवादी नहीं थे। अगर कोई सामने आक्रामकता आपको दिखाता तो मारो मारो पकड़ के, कोई टेंशन नहीं है। लेखन में आक्रमणकारियों को मुकाबला करने के लिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सहारा लो, प्रोत्साहित करने पर मजबूत भाव शामिल है। तो मतलब ये नहीं है, अगर सामने से कोई दिक्कत कर रहा है, राष्ट्रवाद आपके अंदर होना चाहिए। और ठीक भी है, उस समय जरूरत भी थी, मुगल जो है मुगल के खिलाफ इसलिए तो लड़ पाए, ठीक, हम लोग। तो यहाँ पे दास बोध भी एक है, एडवाइस टू द डिसाइपल है मराठी, जिसमें 17वीं सेंचुरी की भक्ति और ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। स्पिरिचुअल टेक्स्ट है ये, इन्होंने संत समर्थ रामदास जी ने कल्याण स्वामी जी को ओरली इसको उनको सुनाई थी, ठीक। लिंक अगर देखा जाए शिवाजी और संभाजी से, तो पहले जो मराठा रूलर थे छत्रपति शिवाजी भोसले वन, वो समकालीन थे रामदास जी के। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये दोनों 1672 में मिले एक दूसरे से, जब शिवाजी ने इनका एक मठ था छप्पल में, वहाँ पे उसके लिए कुछ जो है ग्रांट अनुदान दिया, तब ये लोग पहली बार मिले थे। जब शिवाजी की डेथ हो गई तो रामदास जी ने एक लेटर लिखा, उनके जो सबसे बड़े लड़के थे संभाजी भोसले फर्स्ट, उनको लेटर लिखा कि भाई साहब अब आगे का भविष्य में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए शिवाजी की देहांत के बाद। तो ऐसा तो लिखा हुआ है। तो अब इस पे गवर्नर जी ने कुछ बोल दिया तो क्यों विरोध है वो अलग चीज़ें हैं। वी डोंट गो इन दोज मैटर्स, ठीक। पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग ए पॉलिटिकल हैं, हम लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज संबंधित अगला जो टॉपिक है, देखो एक स्कीम ऐसी है जिसमें कई सारी स्कीम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाता योजना सॉरी अम्ब्रेला योजना बोलते हैं, ठीक। इसमें ये स्कीम है किसके लिए, जो भी लोग माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं, या फिर स्वदेश लौटने वाले हैं, रिपैट्रिएट्स हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है ना, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें कई सारी स्कीमें हैं। 7 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स हैं और अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। वहीं 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए 1452 करोड़ रुपया इसमें दिया जाएगा। इसमें जो है पुनर्वास जो भी प्रवासी हैं उनको सक्षम बनाती है, ठीक। माइग्रेंट्स हैं, रिपैट्रिएट्स हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक। मान लीजिए सऊदी अरेबिया में किसी कि मतलब दिक्कत होगी तो वापस आ रहा है रिपैट्रिएट, तो अब आके तुरंत हो ना कोई उसको जॉब मिल जाए, तो उस बीच में उसको क्या हेल्प हो सकती है, उसके लिए स्कीमें चलाई गई हैं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, उनकी एक इनकम, ऐसी इनकम, रीजनेबल इनकम वो लोग कमा सकें, उसके लिए फैसिलिटेट करना है, उनको इंक्लूड करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। अमित शाह ने कहा है कि सेंट्रल जो असिस्टेंस है ये चलता रहेगा, बेनिफिशियरीज को मिलता रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टाइम पे स्कीम चलाती रही है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, छाम्ब श्रीलंकल तमिल टाइगर्स के लिए चलाई गई है। ब्रूज जो त्रिपुरा में, उनके लिए चलाई गई। एंटी सिख राइट 1984 में विक्टिम के लिए ये वाली स्कीम। अब कुछ मतलब आपको समझ में आ गया होगी कि कौन कौन सी स्कीम में ये, कौन कौन से एरियाज में स्कीम ये चलाई गई थी पहले भी, ठीक। और जैसे अभी जब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हुए जो है एनक्लेव्स को, ठीक है ना, एनक्लेव्स को आप ऐसे समझ लो कि ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है। कुछ ऐसी जगहें थी, एनक्लेव थे, जो बांग्लादेश टेरिटरी में आती थी, ठीक। 1971 के वॉर के बाद में ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने फिर एक चॉइस दी 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि जो लोग, ये टेरिटरी है भारत के अंदर है, तो अगर ये लोग चाहते हैं कि भारतीय हो जाएं, ठीक, ये टेरिटरी तो ना उठा के यहाँ दे देंगे, यहाँ के लोग जा सकते हैं। तो अगर वो चाहते हैं यहाँ रहना तो यहीं रहे इंडिया में, नहीं तो बांग्लादेश जहाँ चाहते हैं बांग्ला चला। इसी तरीके से इंडिया, कुछ एनक्लेव ऐसे भी थे जो बांग्लादेश में थे लेकिन इंडियन टेरिटरी कहलाते थे, तो वो अगर चाहते हैं बांग्लादेश में तो वहीं रहे, नहीं तो फिर जो है इंडिया में चले आए, ठीक। तो ऐसा प्रस्ताव दिया गया था, ये एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स की बात करी गई थी, ठीक। तो इसमें हालांकि इंडिया ने ज़्यादा एरिया दे दिया था बांग्लादेश को, बट ठीक है, हम लोग जो है ऐसे काम करते रहते हैं। और ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 101 कौन सा है, 102 कौन सा, 103 कौन सा, 104 कौन सा, क्या 105 आया है, ये सारे कमेंट करके आंसर्स बताइए, कई बार बता चुका हूँ, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एनक्लेव को जो है यहाँ पर उसमें भी कुछ माइग्रेंट्स आए थे, तो उनको भी इन्हीं स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास दिलाया गया था। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है। खेरसॉन भाई साहब यूक्रेन में एक जगह है
और यहाँ पे इस पे कब्जा कर लिया रशिया ने, ऐसा बताया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये खार्कीव, जो कि यूक्रेन, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, यूक्रेन ने खार्कीव जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखती है, उस पर कब्जा कर लिया, ऐसा जो है रशिया क्लेम कर रहा है। अब अगला निशाना होगा कीव, ठीक। और लगातार उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, सर्जेई लेवरोव, वो बोलते जा रहे हैं कि भाई साहब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट वाले चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, धमकियों का प्रोपेगेंडा, अभी वॉर एक चलता है, वॉर कई फ्रंट पे लड़ा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सैन्य वाले तो सबसे ज़्यादा धमाकेदार होता तो दिखता है, ठीक, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया, डिप्लोमेटिक, उस पर देयर आर मैनी फ्रंट्स जहाँ पे वॉर लड़ा जाता है। नुकसान सिर्फ आम आदमी का ही होता है, ठीक, आम पीपल का होता है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये क्लेम किया है। और सी ऑफ अजोव, जैसे ये एरिया आपको तो पता ही है ना, ये क्रीमिया है, ये सी ऑफ अजोव है, ये इसका नाम बताइए, जलडब्लू मंदिर का क्या है। कई बार ये मैपिंग करा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये दोनस्क है, ये रिवर मैंने आप लोग बताई थी, नाइपर, ये डी जुड़ा रहता है, नाइपर रिवर है, ठीक, जिसका उद्गम जो है रशिया के वलादी हिल्स से होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित है, सोशल इश्यूज है, जेंडर रोल इन फैमिलीज एंड सोसाइटी, परिवार और समाज में लिंग की भूमिकाएं। जैसे मतलब सिंपल सा मैं इसको वीडियो मतलब ये इसको जोड़ा मैंने इसलिए कि जैसे होता है, अरे खाना बनाना तो दीदी, मम्मी या फिर बीवी यही बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसा मतलब एक बटा हुआ है रूल। तो इस पे मतलब जो है बच्चों का पालन पोषण करना है तो माँ करेगी, है ना। पैटर्नल लीव क्या होता है, तो मैटरनल लीव होता है, हमने पैटर्नल लीव तो बाप को तो ना देखना है, ठीक। और पूरा इससे पहले जो वीमेन मिनिस्टर भी थी, उन्होंने ये कहा भी था, मेनका गांधी जी का बता रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा था कि मैं पैटर्नल लीव भी दे सकती हूँ, लेकिन ये लीव जो है पेड लीव वेस्ट होगी, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी थी। सिर्फ मैटरनल लीव जो 26 वीक वाला जो प्रावधान है उसको रखा गया था। तो यहाँ पे एक रिसर्च आई है प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, वॉशिंगटन डीसी, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ज़्यादातर इंडियंस ने व्यूमन के रोल और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। सिंपल सी वो चीज़ बताई गई है कि ज़्यादातर ये इंडियंस ये एक्सेप्ट करते हैं कि व्यूमन भी पॉलिटिकल लीडर हो सकती हैं, ठीक। दे मोस्टली फेवर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन फैमिली लाइफ, लेकिन महिलाएं फैमिली रोल में रहेंगी, ये उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये लिंग भूमिकाएं पे अलग अलग इन्होंने रिपोर्ट में बताया है। जैसे 55% इंडियन जो है ये बिलीव करते हैं कि दोनों ही, चाहे मैन हो चाहे व्यूमन हो, दोनों ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन 10 में से 9 ने ये कहा है कि वाइफ जो है हमेशा हस्बैंड को ओबे करे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भाई साहब महिलाएं भी ये कहती हैं कि 67% करीबन, ये 61% करीबन मानती हैं कि हाँ हमको उनको ओबे करना चाहिए। तो उनके अंदर ऐसी कंडीशनिंग करी गई है कि कई बार ये और भी जगह मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि कई 80% तक, एक रिपोर्ट में ऐसा था कि 80% तक वीमन ने ये कहा कि भाई मेरा पति मुझे पीटता है, ये सही है, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशनिंग कही गई है हाँ कि पीटता तो ये उसका अधिकार है, जैसे मान लो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि ऑल्दो मोस्ट इंडियन एक्सप्रेस इगैलिटेरियन व्यूज ऑन जेंडर रोल्स, 62% ये कहते हैं कि मैन और वीमेन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड केयर, अच्छी बात है। लेकिन इसमें 34% सिर्फ ये कहते हैं कि महिलाएं ही चाइल्ड केयर के लिए जो है सोलली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। स्लिम मेजॉरिटी यानी 54% ये कहते हैं कि बोथ मैन और वीमेन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग मनी, लेकिन 43% सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ मैन को ही पैसा कमाना चाहिए और व्यूमन को क्या है, अनपेड जो है अनरिकॉग्नाइज पेड वर्क 24 घंटे करना चाहिए। भाई महिलाओं को अगर आप देखो घर में, आप एक बार चेक करो, सोचो, मम्मी को देख लो, दीदी लोग को देख लो, बीवी को देख लो, भाई उनका 24 घंटे काम है, ठीक है ना, 24 घंटे काम है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। उसको भी जीडीपी में जोड़ना चाहिए, आगे आएगा जरूर उसमें प्रावधान। 80% ऑफ इंडियन एग्री करते हैं कि जो फ्यू जॉब्स, ठीक, मैन शुड हैव मोर राइट्स टू ए जॉब देन वीमेन, मतलब मैन को जॉब मिलनी चाहिए, वीमेन को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। और 94% तक ये लोग कहते हैं, इंडियंस ये बोलते हैं कि सन और डॉटर दोनों लोग को जो है समान अधिकार होना चाहिए, जो भी इनहेरिटेंस मिलती है वो सारी चीज़ों पर, या फिर जो भी डॉटर्स को मिल रहा है वही चीज़ है मैन बॉय को भी मिले, दोनों लोग को समान अधिकार है, ठीक। 64% जो इंडियन है वो ये कहते हैं कि सन एंड डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स टू इनहेरिटेंस, यानी कि जो वरासत में
जो चीज़ें मिलनी हैं, ज़मीन जायदाद, वो सारी चीज़ें दोनों लोग को मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन 10 में से 4 ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो एजिंग पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मेन के ऊपर है, और वहीं डॉटर्स अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि 2% ही, हाँ, कि डॉटर्स ही अपने माता पिता के ख्याल रखें, मतलब जो ब्लड रिलेटेड माता पिता हैं, ये सिर्फ 2% होना चाहिए, बाकी सब मैन की जिम्मेदारी, ऐसा बोला है। तो एक पिक्चर बड़ी अच्छी डाली गई यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छी एक्टर हैं, कई जगह मैंने इनको देखा है वेब सीरीज़ में, काफ़ी बोल्ड रोल से करती हैं, और ये जरूर आगे जाके इनको काफ़ी ज़्यादा जो है, अभी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं ये, ठीक। इनका नाम शायद शामिनी गुप्ता ऐसे कुछ नाम है। खैर, तो यहाँ देखिए दिखा रहे हैं कि लड़का जो है चाय पानी और सब लेके आ रहा है, ये इनको देखने आई है, शादी का शायद कुछ सीन है, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हम लोग सेशन खत्म होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आज वीडियो आएगा जिसमें पेड ग्रुप की सारी जानकारियाँ आप लोग को मिल जाएंगी। यूपीएससी और यूपीपीएससी पे अपना मेन फोकस है फाइनली अभी, ठीक। अभी टीम में बढ़ा रहा हूँ, टीम बढ़ेगी तो और भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर, ये करंट अफेयर यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए है। कुछ निर्दिष्ट रूप से जो जनरल स्टडीज़, तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल अभी जब आप पेड ग्रुप वाला वीडियो देखोगे तो वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियली में जो डिमांड है और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब वो एग्ज़ाम को क्लियर करे, क्योंकि अभी गूगल का तो भाई साहब उपयोग अभी तक अलाउ किया नहीं गया एग्ज़ाम में। तो क्या किया जाए कि जो है उसका सिलेक्शन हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, व्यवस्थित वे में, विधिवत तरीके से, और बिना किसी परेशानी के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो है परेशान होकर मोनोटोनस चल रहा है। उसमें हम ये इन चीज़ें इंश्योर करेंगे। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो वाकई उसमें ऐसा आपको लगेगा कि आपने बस मेरे गाइडेंस में मैं कह रहा हूँ कि मेहनत करी, और ऐसा नहीं कि आपने मेरे को ज्वाइन किया फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं आपको करवाऊंगा मेहनत, मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका साथ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक। तो सभी के लिए ग्रुप रहेगा, आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। कई सारे ग्रुप वो उसमें मैंने मॉड्यूल बनाए हैं, तो विच एवर मॉड्यूल सूट्स यू बेटर यू शुड गो फॉर दैट, ठीक। तो चलिए उसका जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इस डेली करंट अफेयर का वीडियो अगले दिन आएगा 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।